हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का आज हमारे पास ये 9वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बच्चों प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। बाकी के हम 8 लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देख सकते हैं। एक बात और बच्चों, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो सके। तो आइए बच्चों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज की हमारी इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत होगी बच्चों एक ऐसे टॉपिक जिसका नाम है बच्चों माध्यम। और आप लोग माध्यम को अच्छे से जानते हो। माध्यम हम उसे कहेंगे जहां पर प्रकाश हमारा संचरित हो सकता है, यानी गमन कर सकता है। जैसे वायु बच्चों एक माध्यम है, जल भी हमारे पास एक माध्यम होता है, कांच है, हीरा है, कुछ आपके पास तेल होते हैं, ऑयल्स जिसे कहते हो। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, माध्यम। अब हम बात करेंगे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास माध्यम होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? 2 माध्यम हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास विरल माध्यम। कौन सा माध्यम बच्चों? विरल माध्यम। आप हमारे साथ एक एक बात को नोट करते हुए चलिए। और दूसरा बच्चों जो हमारे पास होता है वो सघन माध्यम होता है। ठीक। तो माध्यम कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के, ये याद रखिएगा। पहला हमारे पास विरल माध्यम और दूसरा बच्चों हमारे पास कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अब हम बात करेंगे बच्चों कि ये विरल माध्यम क्या होते हैं और सघन माध्यम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विरल माध्यम की। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। मैंने कहा क्या? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे हम कहेंगे क्या? विरल माध्यम। इसको पहले हम लिखते हैं बच्चों और फिर हम उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। तो यहां पर लिखिएगा बच्चों, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, उसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों? विरल माध्यम बोलेंगे। अब बात आती है सघन माध्यम क्या होगा। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, उसे हम बोलेंगे क्या? सघन माध्यम। तो यहां लिखिएगा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों? सघन माध्यम बोलेंगे। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों हमारे पास है जल। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? जल। अब हमारे पास जल एक क्या है? माध्यम। अब बच्चों ये बताओ, ये हमारे पास जल एक माध्यम है और इस माध्यम की जब हम किसी दूसरे माध्यम से तुलना नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है कि कम।
मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा क्या कि हमारे पास एक माध्यम क्या है, जल। और जब तक हम जल माध्यम की किसी दूसरे माध्यम से हम तुलना नहीं करेंगे, तब तक नहीं बता सकते कि जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी कि कम होगी। तो यहां पर बच्चों हम एक माध्यम और ले लेते हैं, कांच। क्या ले लेते हैं बच्चों? कांच। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास दो माध्यम हो गए, एक जल और एक कांच। अगर जल और कांच की बच्चों तुलना करें तो जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जल में प्रकाश की चाल ज्यादा और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। तो इसका मतलब जल कांच के सापेक्ष क्या होगा? विरल होगा। आई बात समझ में? जल कांच के सापेक्ष क्या होगा? विरल होगा। अगर कांच को हटा देंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि जल हमारा विरल है कि सघन। तो याद आपको सिर्फ इतना रखना है कि आप सघन और विरल किसी माध्यम को तभी कहोगे जब उस माध्यम की किसी दूसरे माध्यम से क्या की जाए? तुलना की जाए। तो यहां पर तुलना करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं उसको हम सघन बोलेंगे, और जिस माध्यम के कण क्या होंगे? दूर दूर, उसको हम क्या बोलेंगे? विरल। तो यहां पर बच्चों जल और कांच की जब आप तुलना करोगे तो कांच की तुलना में जल के कण क्या होते हैं? दूर दूर। तो जल क्या है भाई? विरल। तो यहां पर आप लिखोगे जल कांच के सापेक्ष क्या है? विरल है। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर बच्चों हम चलें तो अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं यहां पर। जैसे हम उदाहरण नंबर 2 की बात करें, यहां पर बच्चों हम ले लेते हैं कांच और हीरा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कांच और हीरा। कांच बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। ध्यान दीजिएगा। अगर कांच और हीरे की हम तुलना करेंगे तो कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। तो यानी कांच हीरा के सापेक्ष क्या होगा? विरल होगा। ऊपर क्या था बच्चों? जल और कांच था। तो जल और कांच में आपका कौन विरल था? जल। नीचे हमारे पास कांच और हीरा है, तब विरल कौन बन गया? हमारा कांच। तो इसीलिए मैंने आपको कहा किसी को विरल सघन तभी आप बोलोगे जब आप उसकी किसी से क्या करोगे? तुलना। तो यहां पर बच्चे आप लिख सकते हो कि कांच कांच हीरा के सापेक्ष, हीरा के सापेक्ष क्या है बच्चों? विरल है। आई होप कि आपको इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है। अब यहां पर सघन माध्यम की बात करते हैं। तो बच्चों जस्ट इसका उल्टा यहां पर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा क्या कि जल कांच के सापेक्ष क्या है? विरल। तो यहां पर जो कांच है वो जल के सापेक्ष कैसा होगा? सघन। ध्यान दीजिएगा, कांच जल के सापेक्ष कैसा हो जाएगा? सघन। तो यहां पर अगर हम उदाहरण ले बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हम उदाहरण लें तो यहां पर भी वही जल और क्या ले लो? कांच। और आप यहां पे लिखेंगे क्या? कांच कामा जल के सापेक्ष कैसा है? सघन है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नीचे हमने क्या लिया था? कांच और क्या? हीरा। तो यहां पर भी आप ले सकते हो उदाहरण नंबर 2 में।
यहां पर आप क्या लिखेंगे कि हीरा कांच के सापेक्ष क्या है, सघन है। तो यहां पे लिखेंगे हीरा कांच के सापेक्ष सघन। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। एक एग्जाम्पल और लेके हम समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं बच्चों, ध्यान देना है आपको। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों जल कामा वायु। अब आपको ध्यान देना है जल और वायु। जल और वायु की तुलना जब बच्चों करोगे तो जो जल आपका है वो वायु के सापेक्ष कैसा होगा, सघन होगा। क्योंकि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम, और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा। तो जल वायु के सापेक्ष कैसा है, सघन। और अगर हम तुलना करें वायु की जल से तो वायु जल के सापेक्ष क्या है, विरल। क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा, और जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम। तो आई होप कि ये बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। और एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहें, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई तेल है, क्या है भाई, तेल, ठीक है। और यहाँ पे चलो तेल में हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों पेट्रोल, क्या ले लेते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल। और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, कांच। अब ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल में प्रकाश की चाल बच्चों ज्यादा होती है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम। तो आप लिखोगे कि पेट्रोल कांच के सापेक्ष क्या है, विरल। और अगर कांच के लिए लिखना हो तो कांच पेट्रोल के सापेक्ष क्या है, सघन है। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो किसी बच्चे को सघन और विरल में कोई डाउट नहीं होगा। तो आप किसी एक स्पेशल माध्यम को सघन नहीं बोल सकते, ना ही आप उसे विरल बोल सकते हो। आप उसकी किसी दूसरे माध्यम से क्या करो, तुलना, और तुलना करके आप बता सकते हो कि वो माध्यम सघन है कि विरल। तुलना किससे करेंगे बच्चों, हम चाल से करेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो क्या होगा बच्चों, सघन होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपवर्तन होता क्या है। तो जब बच्चों प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हमने अभी लास्ट स्लाइड पर माध्यम की बात किया, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और इसी घटना को बच्चों कहते क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि प्रकाश आप वायु से कहां डालो, जल में। तो वायु से जब प्रकाश जल में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इसी घटना को बोलेंगे क्या, अपवर्तन। तो आइए यहां पर हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, और लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं भाई, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लिखिएगा, जब प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की
इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अब इसको हम यहां पर समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास दो माध्यम है यहां पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऊपर वाले क्षेत्र को हम बोल देते हैं माध्यम एक, और नीचे हमारा कोई एक दूसरा माध्यम है जिसको हम बोल क्या देते हैं, माध्यम दो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ के ऊपर एक हमारा अलग माध्यम है जिसको हमने माध्यम एक बोल दिया। इसके नीचे एक हमारा दूसरा माध्यम है जिसको हमने क्या बोल दिया, माध्यम दो। ठीक है, हो सकता है ऊपर वायु हो सकता है नीचे क्या हो, जल, पर दोनों माध्यम क्या है, अलग अलग है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, एक हमारे पास प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण माध्यम एक से चलकर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, माध्यम एक से चलकर आ रही है और ये जो पृष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा है ये माध्यम दो का क्या है बच्चों, पृष्ठ है। जब इस पृष्ठ पर पड़ती है प्रकाश की किरण तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित। और मान लेते हैं ये विचलित होकर प्रकाश की किरण कुछ आपकी इस तरह से चली गई। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही थी माध्यम एक से, और ये माध्यम दो में विचलित होकर कुछ इस तरह से चली गई। थोड़ा सा बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है, इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, परंतु ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होकर कुछ इस डायरेक्शन में क्या हो गई, चली गई। और इसी घटना को बच्चों हम बोलते क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों यहां पर अब आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। वो छोटी छोटी कौन सी बातें हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रकाश जिस बिंदु पर आपतित हुआ है, इस बिंदु को बच्चों हम बोलते कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु बच्चों। इसी आपतन बिंदु पर बच्चों हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, इसी आपतन बिंदु पर बच्चों हम एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक अभिलंब। और इसे बच्चों हम बोलते हैं काल्पनिक अभिलंब। कौन सा अभिलंब बोलते हैं, काल्पनिक अभिलंब। बच्चों ये अभिलंब हमारे पास रियल में नहीं होता, सिर्फ आप ये इमेजिन करो कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक अभिलंब, और इसको नाम क्या दे देते हैं, काल्पनिक अभिलंब। जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसको हम बोलेंगे क्या, आपतन बिंदु। ये जो प्रकाश की किरण माध्यम एक से चलकर आ रही है बच्चों, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये माध्यम एक से जो किरण माध्यम दो में जा रही है, इस किरण को बच्चों हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास आपतित किरण और ये कौन सी किरण है बच्चों, अपवर्तित किरण। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने यहाँ पे ये किरण दिखाया इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बस हमने ये समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये हमारा आपतन बिंदु। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो इस पृष्ठ को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। यानी जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ।
बच्चों यहां पर ध्यान अब आपको ये देना है थोड़ा सा कि ये जो आपका काल्पनिक अभिलंब दिख रहा है और ये जो आपकी आपतित किरण दिख रही है, इसके बीच में बच्चों एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? आई से। और ये हमारे पास जो आई होता है, इस आई को बच्चों कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बच्चों? आपतन कोण। यानी आपतित किरण और इस काल्पनिक अभिलंब के बीच बना कोण आपका कहलाता क्या है? आपतन कोण। इस काल्पनिक अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच बच्चों यहां पे हमारे पास बनता क्या है? एक कोण जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे बच्चों हम कहते हैं क्या है? अपवर्तन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। ये हमारे पास कौन सा कोण है बच्चों? अपवर्तन कोण, जिसे किससे दिखाएंगे? आर से। तो आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो जब बच्चों कहीं पर भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन की घटना में आपको इतनी सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ती हैं। तो आई होप कि ये बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों इन्हीं घटनाओं को देखते हुए, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं घटनाओं को देखते हुए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए गए। थोड़ा सा बच्चों अगर हम इसको छोटा कर दें तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों आपको ध्यान देना है, सुनो। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए आई होप कि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए। तो इन्हीं घटनाओं को बच्चों देखते हुए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए गए। इस चीज को यहां पर लिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये कौन कौन से दो नियम है, उन्हीं की हमें क्या करनी है? बात। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम नियम। ठीक भाई, अब यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना है, प्रथम नियम क्या होता है। बच्चों ध्यान देना है, प्रथम नियम, ये हमारे पास जो आपतित किरण दिख रही है और ये जो हमारे पास अपवर्तित किरण है और इस आपतन बिंदु पर ये जो खींचा गया काल्पनिक अभिलंब दिख रहा है, फिर से बच्चों आपको ध्यान देना है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, इस आपतन बिंदु पर ये खींचा गया काल्पनिक अभिलंब, ये तीनों एक तल में स्थित होते हैं। जैसे बच्चों ये आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, तो ये बोर्ड हमारे पास क्या है? एक तल है। तल का मतलब बच्चों समतल। तो ये बोर्ड हमारे पास एक तल है और इसी तल पर ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये काल्पनिक अभिलंब, तीनों चीजें क्या है बच्चों? स्थित हैं। तो प्रथम नियम यही कहता है कि आपतित किरण,
कामा अपवर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक तल पर। बच्चों थोड़ा सा हम जैसे दिखाने की आपको कोशिश करें तो जैसे ये हमारे पास एक कांच का स्लैब है, कांच का क्या है बच्चों? स्लैब। तो इसकी जो सतह दिख रही है वो सतह बच्चों क्या है? एक तल, और इसी तल के ऊपर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो हम इसकी डिफिनीशन को क्या करते हैं बच्चों? लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आपने परावर्तन का प्रथम नियम देखा था वैसे ही सेम आपका यहाँ पे अपवर्तन का ये प्रथम नियम होता है। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे द्वितीय नियम की। अब बच्चों ध्यान देना है आपको, द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। बच्चों ये हमारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है? आपतन कोण आई, और यहां पर हमारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है? अपवर्तन कोण आर। ध्यान दीजिएगा, ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। थोड़ा सा बच्चों हम आपको एक बात बताते हैं। आप नाम सुने होंगे बच्चों साइन। ध्यान दीजिएगा, आप नाम किसका सुने होंगे? साइन। अगर आप नहीं भी सुने हैं तो याद रखिए, क्योंकि क्लास 10th में आए हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में आप ये चीजें पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान देना है आपको, साइन जो होता है, साइन को बच्चों हिंदी में कहते हैं ज्या। क्या कहते हैं बच्चों? ज्या। साइन को क्या कहते हैं बच्चों? ज्या। आपको याद रखना है साइन का हिंदी क्या होता है? ज्या। अब यहां पर ध्यान दीजिए, द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब है बच्चों साइन आई। आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या है बच्चों? साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब बच्चों साइन आर। अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब बच्चों क्या होता है? साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। दोनों का जो बच्चों अनुपात होता है, दोनों का जो अनुपात होता है वो एक क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों? नियतांक होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा क्या? आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण को किसके साथ लिख दो? साइन के साथ, यानी साइन क्या बन गया? आई। अपवर्तन कोण को किसके साथ लिख दो? साइन के साथ, साइन क्या बन गया? आर। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो बच्चों क्या होता है? एक नियतांक। अब ये नियतांक कब होगा? जब हमारे पास माध्यम एक और माध्यम दो दोनों फिक्स होंगे, दोनों क्या होंगे? नियत होंगे। पहले बच्चों हम इसको लिखते हैं, फिर आपको और डिटेल में हम बातें करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिखिएगा आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब बच्चों अभी मैंने बताया आपको, साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा
अपवर्तन कोण की ज्या ज्या को क्या बोलेंगे, साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, एक नियतांक। कहने का मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन आई अपान का साइन आर इक्वल क्या होता है बच्चों, नियतांक होता है। और इस नियतांक को बच्चों हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इस नियतांक को बच्चों हम यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन से। और इसी यन को बच्चों कहा क्या जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसी यन को बोलते क्या है बच्चों, अपवर्तनांक। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर एक नियतांक होता है और उस नियतांक को प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल यन से। और इसी को हम बोलते क्या है, अपवर्तनांक। डिटेल में बच्चों हम अपवर्तनांक को अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर आप ये ध्यान दीजिए ये आपका कौन सा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक बच्चों, थोड़ा सा यहां पर एक बात और लिखिएगा नोट पॉइंट में बच्चों, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, कि अपवर्तन का जो बच्चों दूसरा नियम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसको आपको समझाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर अगर आपको समझाने की कोशिश करें बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे हम यहां पर आपसे बोलते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आई का मान बच्चों कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30। तो यहां पर हम बच्चों लिखेंगे क्या, साइन कितना, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बटे में अपवर्तन कोण हम मान लेते हैं यहां पे बन कितना रहा है, 45 डिग्री। कितना मान लेते हैं, 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, साइन 45 रख देंगे। तो साइन आई बटे साइन में क्या हो गया, आर, यानी साइन 30 बटा साइन 45। अब मान लो बच्चों साइन 30 और साइन 45 को आपने सॉल्व किया, हम मान रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर मान लो आपके पास निकल कर आया कैपिटल का क्या बच्चों, ए। क्या निकल कर आया, कैपिटल ए। कैपिटल ए कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर होगा। तो साइन 30 बटा साइन 45 को हमने हल किया तो कितना आया, ए आया। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इस आपतित किरण को अगर हम थोड़ा सा और झुका दें, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपतित किरण को थोड़ा सा और झुका दें तो आपतन कोण आई का मान बढ़ जाएगा। अगर आपतन कोण का मान बदल जाएगा तो हमारा अपवर्तन कोण भी बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा आपतन कोण अब कितना हो गया, 40 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 40। ध्यान दीजिएगा, अभी तक कितना था, 30, अब कितना हो गया, 40। तो जब आपतन कोण 40 हो गया तो हमारा अपवर्तन कोण भी तो बदल गया होगा। हम मान लेते हैं कि हमारा अपवर्तन कोण बदलकर कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन 50 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 40 डिग्री और बचे साइन कितना, 50 डिग्री। अब जब इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो इसको भी हल करने पर ये कितना आएगा, इसको भी हल करने पर कितना मिलने वाला है, कैपिटल का ए मिलने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि यदि माध्यम एक और माध्यम दो दोनों फिक्स हैं, ये बदल नहीं रहे हैं, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का जो अनुपात होता है बच्चे, वो एक नियतांक होता है, वो एक अचर होता है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। आपतन कोण को बदलोगे, अपवर्तन कोण बदल जाएगा, पर जब इनका आप ज्या के साथ अनुपात लोगे तो वो नियतांक आपको हमेशा एक फिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ए आया दूसरी
दूसरी बार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अपवर्तन का दूसरा नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा हम एक और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम थोड़ा सा एक पॉइंट की और बात करते हैं। बच्चों अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो अपवर्तनांक को यन से प्रदर्शित किए हैं, ध्यान देना, इस अपवर्तनांक जो यन को प्रदर्शित किए हैं, इसे यन केवल नहीं लिखा जाता बच्चों, इसको यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहां पर लिखेंगे N21। क्या लिखेंगे बच्चों, N21। थोड़ा सा आपको सिर्फ समझना है, इस यन को लिखा क्या जाएगा, N21। क्योंकि बच्चों जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है उसे हम यन के बगल लिखते हैं, और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसको हम सबसे कहां लिखते हैं, पीछे। ध्यान देना है कि प्रकाश की किरण हमारी जा कहां रही है, माध्यम 2 में, तो यहां पर 2 को क्या लिखेंगे, पहले। कहां से आ रही है प्रकाश किरण, माध्यम 1 से, तो 1 को कहां लिखेंगे बच्चों, बाद में। तो इस यन को हम लिखेंगे क्या, N21। अगर हमारी प्रकाश किरण यही माध्यम 2 से कहां जा रही होती, माध्यम 1 में, तो हम यहां पे लिखते क्या, पहले 1 लिखते और बाद में क्या लिखते बच्चे, 2। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपकी प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम को पहले लिखेंगे, और जिस माध्यम से आ रही है उस माध्यम को कहां लिखते हैं, लास्ट में। आई होप कितनी बातों को समझ गए होंगे। तो आप इसको लिखोगे क्या, N21 बराबर, ध्यान देना बच्चों, आप इसको लिखोगे N21 बराबर, यहां पे साइन आई अपान का क्या हो जाएगा, आर। तो यहां पे आप लिखोगे साइन आई अपान का क्या बच्चों, साइन आर। तो लिखने का बच्चों ये तरीका है आपके पास, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखने का क्या है, एग्जैक्ट तरीका, कि N21 बराबर साइन आई अपान का साइन आर। 1 और 2 हमारे पास कोई माध्यम हो सकते हैं, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि यहां पर अपवर्तित किरण इस अभिलंब से दूर भाग रही है। बच्चों ध्यान देना, ये जो अपवर्तित किरण आपको दिखाई पड़ रही है इस अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। तो किस कंडीशन में बच्चों दूर हटेगी और किस कंडीशन में ये अभिलंब के पास आएगी, दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर प्रकाश की किरण जा रही है बिल्कुल सीधे, तो वो तो अभिलंब से दूर भी हट सकती है और अभिलंब के पास भी जा सकती है। तो किस कंडीशन में दूर हटेगी और किस कंडीशन में पास जाएगी, हम इसकी बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे भाई इसकी। तो बच्चों आपको यहां पर ध्यान ये देना है, आप इसको नोट पॉइंट में बनाकर लिखिएगा कि जब प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ध्यान देना, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक बच्चों, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले माध्यम को क्या बोल देते हैं बच्चों, विरल,
और नीचे वाला कैसा माध्यम है? सघन। ठीक है, तो प्रकाश कहां से कहां आपका जा रहा है बच्चों? विरल से सघन जा रहा है। तो ये आपकी कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। इस पर हम खींच क्या देते हैं बच्चों? एक अभिलंब। अब ये प्रकाश आपका विरल से कहां जा रहा है बच्चों? सघन में। तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसको जाना कुछ ऐसे चाहिए था, पर ये अभिलंब की ओर क्या हो गया भाई? झुक गया। ये हमारे पास क्या है? अभिलंब है। ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित। यहां पे लिख लीजिएगा, ये आपतित किरण है और ये आपकी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ठीक, तो आप देख सकते हो कि आपतित किरण कहां पे है? विरल माध्यम में। अपवर्तित किरण कहां है? सघन में। तो जब प्रकाश विरल से कहां जाएगा? सघन में। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये किरण अभिलंब की ओर क्या हो गई भाई? झुक गई। आप देख सकते हो कि अभिलंब की ओर क्या हो रही है? झुक रही है। कब झुकेगी? जब विरल से कहां जाएगी? सघन में। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बच्चों अगली स्लाइड पे। अब बच्चों दूसरी कंडीशन, कब अभिलंब से दूर हटेगी? आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। जब प्रकाश आपका सघन माध्यम से कहा जाएगा? विरल में। तो यहां पे लिखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। आई होप कितनी बातें आप समझ गए होंगे। आप इसको एक इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ऊपर माध्यम है, इसको हम बोल देते हैं सघन है ये। और नीचे वाला माध्यम आपके पास कैसा है बच्चों? विरल है। ये हमारे पास सघन और ये कैसा है? विरल। ये बात ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये एक आपतित किरण आ रही है, ये हमारे पास बच्चों क्या है? अभिलंब है। और ये हमारे पास कौन सी किरण है? अपवर्तित। इसको जाना कुछ ऐसे चाहिए था, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। ये आपका अभिलंब है बच्चों। ठीक, और इसे बोलेंगे क्या? आपतित किरण। और ये आपकी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ठीक है,
तो बच्चों ध्यान देना, ये आपतित किरण आ रही है कौन से माध्यम से, सघन में, और जा कहाँ रही है, विरल में। तो ये इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये आपका क्या है, अभिलंब, इससे ये दूर हट गई, ये इस तरफ चली गई। तो आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों आज हमने देखा क्या, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल, इनकी पहचान कैसे करेंगे, और हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और अपवर्तन के दोनों नियमों को हमने अच्छे से देखा। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक, आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।